और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए टाइटल है व्हाई इंडिया इज बिल्डिंग दिस 100,000 करोड़ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की शुरुआत की जा रही है 1 लाख करोड़ रुपए में। 3 फैक्ट्रीज का निर्माण किया जाएगा अलग अलग लोकेशंस पर, नोएडा, धोलेरा और असम में। इनमें ताइवान की PSMC, यूएसए की माइक्रॉन और जापान की रेनेसास जैसी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, जो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ को दर्शाता है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे फोन्स, लैपटॉप्स और वॉचेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इन सभी डिवाइसेस को चलाने में सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो माइक्रोचिप्स के साथ मिलकर डिवाइस के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं। मगर इंडिया अब इन चिप्स को खुद नहीं बना सकता, सारे इंपोर्ट किए जाते हैं, ज्यादातर चाइना से। ऐसा क्यों है और क्या हमें इसे अपने देश में बनाना भी चाहिए? इंडिया और दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स इस इंडस्ट्री को इतना कंट्रोल क्यों करना चाहती है? इतना क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ये सब जानने के लिए हमें इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना डेली लाइफ की जरूरतें पूरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में कोई भी देश इनको मैन्युफैक्चर करने में सबसे आगे निकलना चाहेगा। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जिसके बाद ऑयल और गोल्ड आते हैं। 2011 से 2023 में देश में इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स 1,20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर पहुंच गए हैं 6,20,000 करोड़ रुपए तक। जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, उससे हमें ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और उनकी सप्लाई पे भी ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। तो इसलिए देश में इनको मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स बन रहे हैं, जो कि हम कर सकते हैं, जैसे हमने पहले मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के साथ किया। आज इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, जहां 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जो कि पहले 0 थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर टाइप का डिवाइस आता है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे चिप्स, ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स वगैरह को यूज करके करंट को कंट्रोल किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा करंट पास होने देते हैं। ये काफी वर्सेटाइल होते हैं। इनमें कुछ इम्प्योरिटीज डालकर इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदला भी जा सकता है, जैसे करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देना। इससे लाइट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। बहुत यूजेस होते हैं सेमीकंडक्टर के हमारी डिवाइसेस में। आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कुछ ही देशों की कंपनीज डोमिनेट करती हैं, जैसे यूएसए, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, नेदरलैंड्स और यूके। इनमें से अकेला ताइवान ही दुनिया के लगभग 60% सेमीकंडक्टर्स बनाता है। TSMC जो एक ताइवानीज कंपनी है, इसका अपना शेयर ही 50% के करीब है। इस ग्राफ में अभी की सारी मेजर सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, ये दोनों डच, ये साउथ कोरियन, TSMC ताइवानीज, बाकी जापानीज और ब्रिटिश। दुनिया के कई और देशों ने भी इसमें काफी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जैसे चाइना ने 15 लाख करोड़ रुपए लगाए, यूएसए ने 4,10,000 करोड़ रुपए और यूरोपियन यूनियन ने 3,80,000 करोड़ रुपए। इन इन्वेस्टमेंट से साफ हो जाता है कि ये कंट्रीज कितना इंपॉर्टेंट मानती है इस इंडस्ट्री को। लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट जरूरी भी हो जाती है जब पता लगता है कि एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को तैयार करने में हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं। इंडिया अभी इस रेस में काफी पीछे है, जिसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आगे निकलने के लिए। सेमीकंडक्टर्स को पहली बार माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया था 1833 में, जब एक एक्सपेरिमेंट में सिल्वर सल्फाइड की रेजिस्टेंस कम हुई टेम्परेचर बढ़ाने पर, जो कि मेटल्स के बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा था। सेमीकंडक्टर्स में करंट कुछ कंडीशंस में ब्लॉक किया जा सकता है, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में करना नामुमकिन है। ऐसी प्रॉपर्टी पहली बार देखी गई। कुछ साल बाद 1874 में रेक्टिफायर के इन्वेंशन से इसके डेवलपमेंट का दरवाजा खुल गया। रेक्टिफायर AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। इसके 70 साल बाद 1947 में यूएसए की बेल लेबोरेटरीज में काम करने वाले जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रिटेन ने पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया। ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर्स या स्विच की तरह काम करते हैं सर्किट में, और इसको बनाने में सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाएं तो इसमें थोड़ा सा करंट अप्लाई करने से भी बहुत ज्यादा करंट कंट्रोल किया जा सकता है। इससे ये मुश्किल ऑपरेशंस और लॉजिक फंक्शंस भी कर सकते हैं। अगले साल 1948 में विलियम शॉकली ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया, जो पॉइंट कॉन्टैक्ट से भी बेहतर था। इनसे शुरुआत हुई ट्रांजिस्टर के एरा की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, जिसमें काफी लिमिटेशंस थी। इन्हीं को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया, जिससे हमें ट्रांजिस्टर मिला। ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम पावर यूज करते हैं और उनसे काफी
छोटे भी होते हैं। मोस्टली जर्मेनियम का इस्तेमाल होता था इन्हें बनाने के लिए क्योंकि इसमें करंट ज्यादा आसानी से फ्लो करता था और इजी भी होता था बनाना। ये सारे कमर्शियल बेचे गए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीज द्वारा। लेकिन अर्ली 1950s तक सिलिकॉन के फायदे सामने आने लगे। पहला तो ये काफी ज्यादा अवेलेबल है अर्थ में, दूसरा इसमें फ्लो होने वाले करंट का कम लीकेज होना, और तीसरा इसके सरफेस पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर बन जाने से इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सिलिकॉन से बने डिवाइसेस को -55 से 125 डिग्री सेल्सियस में यूज किया जा सकता है, जबकि जर्मेनियम को सिर्फ 0 से 70 डिग्री सेल्सियस में। 1954 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे गॉर्डन टील और उनकी टीम ने पहला कमर्शियली अवेलेबल सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाया। इतना सक्सेसफुल हुआ ये कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने यूएसए की ऑलमोस्ट पूरी ट्रांजिस्टर मार्केट को कैप्चर कर लिया। फिर 1959 में बेल लैब्स में कुछ इंजीनियर्स ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड फोटोलिथोग्राफी यूज करके मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट को इन्वेंट किया। ये कहीं ज्यादा स्केलेबल और कम पावर कंज्यूम करने वाला डिवाइस था, जो कि दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस्ड ट्रांजिस्टर बना। ट्रांजिस्टर बनने के बाद पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पॉपुलर होने शुरू हुए। जैसे 1952 में बना सोनोटोन हियरिंग एड दुनिया का पहला डिवाइस बना ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करने वाला। ये इतना चला कि 2 साल के अंदर ही 97% हियरिंग एड्स ने सिर्फ ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। 1954 में पहला ट्रांजिस्टर रेडियो रिजेंसी लॉन्च हुआ और अगले साल 1955 में जापानीज कंपनी सोनी ने अपना ट्रांजिस्टर रेडियो लॉन्च किया और जल्दी मार्केट कैप्चर कर ली। अब इसका मेन डिवाइस कंप्यूटर की बात करें तो इसका पहला ट्रांजिस्टर वाला प्रोटोटाइप 1953 में यूके की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे टॉम किलबर्न, रिचर्ड ग्रिम्सडेल और डगलस वेब ने डेमोन्स्ट्रेट किया। अगले साल यूएस एयरफोर्स के लिए एक कंप्यूटर डिजाइन किया बेल लैब्स ने 700 पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर्स और 10,000 से ज्यादा डायोड्स के साथ। इनकी सफलता को देखते हुए IBM ने 608 ट्रांजिस्टर कैलकुलेटर लॉन्च किया 1957 में, जो दुनिया का पहला कमर्शियल पूरी तरह ट्रांजिस्टर से बना कंप्यूटर था। इससे पहले कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, जैसे ENIAC, जो 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब से बना था और 15x9 मीटर का पूरा कमरा ऑक्यूपाई करता था। इतने बड़े साइज और इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स के बाद भी ENIAC 1 सेकंड में सिर्फ 5000 कैलकुलेशंस ही कर सकता था, जहां आज के कंप्यूटर्स 1 सेकंड में 100 करोड़ से भी ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं आसानी से। इन लिमिटेशंस को सेमीकंडक्टर्स ने बदल कर रख दिया। 1950s और 60s में बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई, जैसे AT&T, जिसमें बेल लैब्स और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक आती थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, RCA, इंटेल और AMD। ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी इनकी शुरुआती डेवलपमेंट्स के लिए। बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ था, जिसके लिए 3 इंजीनियर्स को नोबेल प्राइज भी मिला बाद में। कुछ साल बाद बेल लैब्स ने सोलर सेल्स भी बनाए, जिससे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन से। 1958 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने IBM को ट्रांजिस्टर सप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कि B-70 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के नेविगेशन कंप्यूटर में लगने थे। IBM के इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फेयरचाइल्ड को ट्रांजिस्टर फील्ड में मोनोपोली मिल गई। इसके बाद 1964 में फेयरचाइल्ड के जॉन श्मिट ने मेमोरी चिप भी इन्वेंट की, मगर कई इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से 1968 में रॉबर्ट नॉयस और गॉर्डन मोर ने फेयरचाइल्ड को छोड़ दिया और एक नई कंपनी बनाई NM इलेक्ट्रॉनिक नाम से, जो बाद में बनी इंटेल कॉर्पोरेशन। अर्ली 1970s में माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर इन्वेंट किया अपने आप। फिर मोटोरोला ने अपना 2 kg का हैंडहेल्ड मोबाइल फोन लॉन्च किया और जेरोक्स ने ऑल्टो, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर था। ये दोनों ही अनसक्सेसफुल रहे मार्केट में, मगर इनके डिजाइन ने आगे आने वाले मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स को इन्फ्लुएंस किया। मोस्टली जो इनोवेशन है वो USA में ही देखने को मिल रहा था, इसलिए आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर मार्केट का लगभग 50% हिस्सा अमेरिकन कंपनीज ऑक्यूपाई करती हैं। दुनिया की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भी इसलिए इतनी बड़ी बन पाई, सही टाइम और सही जगह पर होने की वजह से। लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी की बात करें तो वो है एनवीडिया, जबकि ये फैबलेस कंपनी है, यानी खुद कोई मैन्युफैक्चर नहीं करती चिप्स को, लेकिन इनोवेट, डिजाइन और सप्लाई करती है उन्हें। फैब्रिकेशन का काम मोस्टली TSMC को आउटसोर्स करते हैं वो, क्योंकि वहाँ काम सस्ते में हो जाता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सब बड़ी कंपनीज ऐसा ही करती हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैब्रिकेशन कहते हैं। ऐसे किसी प्लांट को सेटअप करने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा का खर्चा लग जाता है, यानी 8,400 करोड़ रुपए, और ये इजिली 3 से 4 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाता है, यानी 33,000 करोड़ रुपए। इस खर्चे का बहुत बड़ा कारण है क्लीन रूम्स। क्लीन रूम एक अलग सा रूम बनाया जाता है जिसमें हवा में मौजूद पार्टिकुलेट्स और डस्ट वगैरह को रिमूव कर दिया जाता है। इसी में फैब्रिकेशन का सारा काम होता है, क्योंकि चिप्स के फीचर्स बहुत छोटे नैनोमीटर स्केल में बनते हैं, जो डस्ट पार्टिकल से भी छोटे होते हैं। अगर उन्हें नहीं हटाएंगे तो डस्ट चिप्स में चली जाएगी और प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा वो। सारी मशीनरीज जैसे फोटोलिथोग्राफी, एचिंग, डोपिंग और डाइसिंग मशीन्स सभी इधर होती हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। एक मशीन 5 करोड़ रुपए की नॉर्मल मशीन से लेके 29,000 करोड़ रुपए
तक की एडवांस मशीन्स भी लगानी पड़ती हैं। एनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनीज चिप्स का डिजाइन तैयार करती हैं, फिर मैन्युफैक्चरर्स उसको बनाते हैं। ज्यादा एडवांस चिप्स स्पेशली 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप्स को सिर्फ TSMC और सैमसंग बना सकते हैं पूरी दुनिया में। बहुत कॉस्ट इंटेंसिव होता है उनको मैन्युफैक्चर करना। इसके लिए सिलिकॉन के वेफर्स पर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाकर फोटोलिथोग्राफी से फीचर्स बनाए जाते हैं। फाउंड्रीज और IDMs खुद से ऐसी मशीन्स नहीं बनाती, बल्कि उनको इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदती है, जैसे नेदरलैंड्स का ASML, USA की लैम रिसर्च और जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन। आज की सबसे एडवांस्ड फोटोलिथोग्राफी मशीन्स ASML बनाती है। फिर चिप्स बन जाने के बाद उन्हें टेस्ट किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर की मदद से। ये काम अक्सर आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT कंपनीज को दिया जाता है, जो सिर्फ चिप्स को टेस्ट करने का काम करती हैं। ऐसा इसलिए ताकि टेस्टिंग रिजल्ट्स में बनाने वाली कंपनी की तरफ से बायसेस ना आए। टेस्ट पास कर चुके चिप्स को पैकेज किया जाता है एक प्रोटेक्टिव केसिंग में कवर करके। इसमें मेटल पिन्स बाहर निकलती हैं, जिनको बाकी डिवाइसेस से जोड़ा जा सकता है। पैकेजिंग का काम भी अक्सर OSATs ही करती हैं, क्योंकि टेस्ट हो चुकी चिप्स को उसी समय पैक करना ज्यादा सेफ और एफिशिएंट रहता है। एक चिप को हम यूजुअली पैकेज फॉर्म में देख पाते हैं। इस इमेज में हर टाइप की पैकेजिंग दिखेगी। सेमीकंडक्टर फैब 24/7 ऑपरेट करती है और भारी मात्रा में पानी और बिजली की खपत भी होती है उसमें। पानी चिप्स को रिज करने के लिए इस्तेमाल होता है उसकी बिगिनिंग स्टेजेस में प्रोटेक्टिव लेयर लगाने से पहले। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे आर्सेन और फॉस्फेन। इनकी वजह से वर्कर्स में ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, जैसे आई साइट चले जाना, कैंसर और मिसकैरेज। अक्सर कंपनीज रेगुलेशंस फॉलो करने के बजाय हैजर्डस प्रोसेसेस को अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों में आउटसोर्स कर देती हैं, जहां रेगुलेशंस ढीली और टॉक्सिन्स की अवेयरनेस कम होती है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो ये सिर्फ 1.7% कंट्रीब्यूट करता है देश की GDP में। अगर कंपेयर करें तो ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना में ये नंबर है 15.5, 15 और 13% रिस्पेक्टिवली। इंडिया आज दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का 5% हिस्सा बनाता है, जिसमें से ज्यादातर देश में ही यूज हो जाता है, एक्सपोर्ट कम होता है। स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स को देखें तो उसमें भी इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। ITIF के मुताबिक दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स, जो कि हैं लगभग 1,25,000, इंडिया में ही हैं। लेकिन जहां हर साल 8 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से बहुत कम है जो इस इंडस्ट्री में काम करने योग्य होते हैं, प्रॉपर स्किल्स नहीं सीख पाते। इसकी अहमियत समझकर यूनिवर्सिटीज में बेहतर स्किल कोर्सेज लाने की जरूरत है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज को थोड़े इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। कोविड से हुई सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को फायदा मिला है। जो कंपनीज पूरी तरह या ज्यादातर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उन्होंने डाइवर्सिफाई करना जरूरी समझा इंडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में। लेकिन अभी इंडिया में इसका सबसे बड़ा चैलेंज है हाई टैरिफ रेट और ईज ऑफ बिजनेस। इसकी वजह से कई कंपनीज इंसेंटिव्स के बाद भी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को प्रेफर करती है इंडिया के ऊपर। गवर्नमेंट ने यही इंसेंटिव स्कीम्स PLI लॉन्च की थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनकरेज करने के लिए। कई सेक्टर्स में दी जाती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर। इंडिया का टारगेट है 2029 तक दुनिया की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का 25% हिस्सा हासिल करना, जो अभी सिर्फ 4% पर है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज है टैक्सेस। इंडिया चार्जर्स, कुछ तरह के सर्किट बोर्ड और फुली असेंबल्ड फोन्स पर 20% का टैक्स लगाती है और बैटरी कवर्स पर 10% का। इसके मुकाबले चाइना और वियतनाम अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्रीज के कंपोनेंट्स पर कभी भी 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाते। अक्टूबर 2023 में ताइवानीज कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है, अपना कर्नाटका प्लांट टाटा को बेच दिया। नवंबर में चाइनीज कंपनी लेनोवो ने इंडिया में मदरबोर्ड्स मैन्युफैक्चर किए, जिससे वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पर बिड कर सके। इसी साल जनवरी में सैमसंग ने नोएडा में लैपटॉप्स बनाना भी अनाउंस किया है। पेगाट्रॉन कंपनी ने भी अपने चेन्नई प्लांट्स का 65% स्टेक टाटा को बेचना डिसाइड किया है, जहां वो आईफोन बनाते हैं। इन सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से 2023-24 में इंडिया ने $29.1 बिलियन यानी 2,40,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट किया। टॉप 5 मार्केट्स थी USA, UAE, नेदरलैंड्स, UK और इटली। इसमें मोबाइल फोन्स 52% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आईफोन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो मोबाइल एक्सपोर्ट्स का 70% और टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स का 35% बनाते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो देश में हर साल लगभग 2,000 चिप्स डिजाइन की जाती हैं और 20,000 इंजीनियर्स IC डिजाइन करते हैं। 2017 की डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया में इंप्रूव करने के लिए सिंगापुर और जर्मनी की इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप भी की गई है। इसी साल मार्च में गवर्नमेंट ने 1,25,000 करोड़ रुपए खुद इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है 3 प्लांट्स के लिए, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट और 2 पैकेजिंग एंड टेस्ट फैसिलिटीज। ये देश का पहला फैब होगा PSMC और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक जॉइंट वेंचर। इसमें 28, 40, 55 और 110 नैनोमीटर चिप्स प्रोड्यूस की जाएंगी 50,000 वेफर्स पर हर महीने। कंपैरेटिवली कम एडवांस चिप्स हैं ये, तो इनमें सेंसिटिव
टेक्नोलॉजी का भी कम उपयोग होगा और बनाने में भी कम रिसोर्सेस लगेंगे। ये प्लांट धोलेरा गुजरात में बनाने का प्लान है। इसके अलावा चिप असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग के लिए 2 फैसिलिटीज बनेंगी। पहली होगी जागी रोड असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 27,000 करोड़ रुपए में, दूसरी सनन गुजरात में जो ये 3 कंपनीज मिलकर बना रही है 7,000 करोड़ रुपए में। इंडिया के लिए ये इंडस्ट्री सेटअप करना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिसी हर्डल्स। मिड 2000s में इंटेल का एक प्लांट बनने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट समय रहते इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं बना पाई और इंटेल ने अपने प्लांट्स के लिए चाइना और वियतनाम को चुना। ब्यूरोक्रेसी से भी कई प्रोजेक्ट्स या प्लान्स इफेक्ट होते हैं, टाइमली क्लियरेंस नहीं मिल पाती। इसके चलते न सिर्फ इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर भी बुरा असर पड़ता है। इन इश्यूज के अलावा एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बिजली और पानी दोनों ही अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करती है और दोनों का ही अकाल है हमारे देश में। लगभग 8.5 करोड़ लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है देश में। क्लाइमेट चेंज और फ्रेश वाटर की गिरती अवेलेबिलिटी की वजह से भी सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए पानी उपलब्ध करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिजली की बात करें तो 2022 में देश को सबसे बड़े पावर शॉर्टेजेस में से एक को झेलना पड़ा था, जब कोल की कमी पड़ गई थी पूरे देश में। ग्लोबल वार्मिंग से भी कूलिंग की जरूरत बढ़ रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में प्रेशर और बढ़ेगा। इससे फिर सेमीकंडक्टर प्लांट्स को सफर करना पड़ सकता है। पावर जनरेशन और फ्रेश वाटर डाइवर्जन की बात हमने डिटेल में की है इस वीडियो में। देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। अब दुनिया की सबसे बड़ी प्योर प्ले सेमीकंडक्टर फाउंड्री की बात करते हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC। ताइवान में बेस्ड TSMC डोमिनेट करती है ये मार्केट। इनके पास अकेले ही 50% से ज्यादा शेयर है ग्लोबल मार्केट का। सारी बड़ी फैबलेस कंपनीज जैसे एप्पल, आर्म, क्वालकॉम और एनवीडिया TSMC से ही खरीदते हैं। इसके साथ इंटेल, ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी IDMs अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पार्ट TSMC को आउटसोर्स करती है। आज TSMC ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है, मगर ये सब कैसे हो पाया? 1986 में ताइवानीज गवर्नमेंट ने मॉरिस चैंग, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और कई साल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स पर, उनको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बनाया ताइवान में और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक ब्लैंक चेक दे दिया। लेकिन इसमें हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क की वजह से इन्वेस्टर्स नहीं मिल पा रहे थे। सिर्फ डच कंपनी फिलिप्स ने इन्वेस्ट किया $58 मिलियन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी लाइसेंस किया TSMC में 27.5% स्टेक के लिए। ताइवानीज गवर्नमेंट ने जनरस टैक्स बेनिफिट्स दिए और सेटअप करने की 48% कॉस्ट भी कवर की। बाकी कैपिटल ताइवान के दूसरे बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट की, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट या धमकी पर। इस तरह 1987 में TSMC स्टैब्लिश हो पाया और ऐसी गवर्नमेंट की लगातार सपोर्ट से वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। प्योर प्ले फाउंड्री जो कि सिर्फ चिप फैब्रिकेशन करती है TSMC जैसी, वो ही बनाने का प्लान है इंडिया में PSMC के साथ। और जो फैबलेस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्योर प्ले फाउंड्री से चिप्स खरीदकर अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, जैसे एनवीडिया। इनको मैन्युफैक्चरिंग पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बस एंड प्रोडक्ट्स पर R&D करते हैं। इस पाई चार्ट में दुनिया की 10 सबसे बड़ी प्योर प्ले फाउंड्रीज हैं एक क्वार्टर रेवेन्यू के हिसाब से। 2023 का टोटल रेवेन्यू देखें तो TSMC ने $69 बिलियन कमाए थे, जिसके बाद सैमसंग आती है $14 बिलियन के साथ। फैबलेस में एनवीडिया सबसे ऊपर है 2023 में $60 बिलियन रेवेन्यू के साथ। एनवीडिया की बात करें तो ये मोस्टली जानी जाती है अपने GPUs, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। आज दुनिया की 80% GPU की मार्केट एनवीडिया के पास है। इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 1993 को, जब 3 लोगों ने मिलकर इसे एस्टैब्लिश किया। जेनसन हुआंग एक ताइवानीज अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पहले LSI लॉजिक और AMD में काम कर चुके हैं। क्रिस मेलाचाउस्की सन माइक्रोसिस्टम्स के फॉर्मर इंजीनियर और कर्टिस प्रियम IBM और सन माइक्रोसिस्टम में काम कर चुके ग्राफिक चिप डिजाइनर। इन्होंने एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और ग्राफिक बेस्ड प्रोसेसिंग को इन्विजन किया था, जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही थी। वीडियो गेम्स काफी चैलेंजिंग होती हैं क्योंकि फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए उसमें, इसलिए एनवीडिया में इस पर काम करना शुरू किया और नई चिप्स डेवलप की। 1999 में अपने GeForce सीरीज का पहला GPU लॉन्च किया, जो काफी पॉपुलर बन गया। इसकी सक्सेस से माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox गेम कंसोल के ग्राफिक्स हार्डवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया एनवीडिया को। अगले सालों में इनके GPUs में काफी इंप्रूवमेंट्स हुई, जिससे इनकी सेल्स बढ़ती चली गई। 2020-21 में GPU की शॉर्टेज हो गई थी दुनिया भर में, जब बिटकॉइन माइनिंग के लिए उसकी डिमांड काफी बढ़ गई थी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो मशीन लर्निंग चाहिए होती है वो ज्यादातर GPU पर ही चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेजर ब्रेक थ्रूज की वजह से एनवीडिया को भी
काफी फायदा देखने को मिला है। इससे आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन गई है, $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा मार्केट कैप के साथ। सिर्फ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ही इससे ऊपर आती हैं। इन दोनों के अलावा और भी कई कंपनीज हैं जिनके कंट्रीब्यूशन के बिना सेमीकंडक्टर्स इतने एफिशिएंट ना हो पाते, जैसे ASML, एक डच कंपनी जो फोटोलिथोग्राफी मशीन्स बनाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सप्लायर है इनकी, जिसे TSMC यूज करती है अपने 90 नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए। सैमसंग, साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी, भी अपने डिवाइसेस के लिए खुद चिप्स बनाती है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी फोन्स और टैबलेट्स के लिए। साथ ही एप्पल, सोनी, HTC और नोकिया को भी सप्लाई करती है ये। फॉक्सकॉन, वो भी ताइवान में ही बेस्ड है, दुनिया की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो आईपैड्स और आईफोन्स बनाती है एप्पल के लिए। इसके अलावा ब्लैकबेरी, किंडल, निंटेंडो, सोनी प्लेस्टेशन, गूगल पिक्सल और माइक्रोसॉफ्ट के Xbox 360 भी मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग। इनकी फैक्ट्रीज चाइना, जापान, इंडिया, मलेशिया, मैक्सिको और ब्राजील में है। इंडिया में इन्होंने आईफोन बनाना शुरू किया 2017 में चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बदूर में। 2023 में ये 3 और फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बेंगलोर में 2 और हैदराबाद में 1। ये तीनों इसी साल ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। दुनिया भर में चिप्स की नीड लगातार बढ़ती जा रही है, जहां लोग और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। आजकल गाड़ियों में भी पहले से काफी ज्यादा ICs मौजूद होती हैं। गॉर्डन मूर, जो इंटेल के को-फाउंडर और CEO थे, उन्होंने 1965 में एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि हर 2 साल में एक IC का ट्रांजिस्टर काउंट डबल हो जाता है। इसे मोर्स लॉ से जाना जाने लगा। ये ट्रेंड काफी सालों तक प्रेडिक्शन के हिसाब से ही चल रहा था, बस 2010 में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स अभी भी चल रही हैं, जैसे इस ग्राफ में दिख रहा है। इसका मतलब है चिप्स की नीड भी बढ़ रही है और उनकी कैपेबिलिटी भी। 2020 से 23 तक इसमें एक झटका लगा दुनिया की सारी मेजर इंडस्ट्रीज को, जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज देखने को मिला। 169 से ज्यादा इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई इसमें, जो कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शंस और लॉकडाउन्स के कारण हुई। कोविड में रिमोट वर्किंग और लर्निंग में बढ़ोतरी से PC डिमांड तेजी से बढ़ी, जिसे IC मैन्युफैक्चरिंग कोप अप नहीं कर पाई। इसके अलावा ताइवान में आए ड्राउट से भी मैन्युफैक्चरिंग में डिलेज देखने को मिले। और US चाइना ट्रेड वॉर, जो 2018 में US के चाइनीज गुड्स पर लगाए टैरिफ्स की वजह से शुरू हुआ, उसमें US गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने पर भी, उसने भी कंट्रीब्यूट किया इस शॉर्टेज में। इसके बाद चाइनीज कंपनी हुआवे पर सैंक्शंस लगाए गए, 5G और कम्युनिकेशन से बाहर निकाल दिया उन्हें। TSMC ने उनके लिए चिप्स बनानी बंद कर दी और सैमसंग और LG ने डिस्प्लेस भी सप्लाई करने बंद कर दिए। चाइना ने सामने से 20% टैरिफ लगा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर, जिससे ट्रेड वॉर बढ़ता चला गया। इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस ट्रेड वॉर से दोनों देशों को नुकसान हुआ था, लेकिन USA को थोड़ा ज्यादा। चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 5% तक गिर गई, 17 सालों में सबसे कम, और यूरोपियन प्रोडक्ट्स का चाइना में इंपोर्ट भी बढ़ गया। USA का ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम जरूर हुआ, मगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस ट्रेड वॉर का पर्पस लेकिन सिर्फ ट्रेड डेफिसिट नहीं था, बल्कि चाइना और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी था, क्योंकि दुनिया और USA का ज्यादातर सेमीकंडक्टर ताइवान से आता है। तो अगर चाइना उन पर अटैक कर दे तो पूरी दुनिया पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। चाइना का बढ़ता एग्रेशन एक बड़ा कारण बना ट्रेड वॉर का और TSMC जैसी इंपॉर्टेंट कंपनीज को डाइवर्सिफाई करने का। उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ताइवान से बाहर एस्टैब्लिश करने की भी जरूरत पड़ी। इसलिए 2020 से TSMC ने अपने नए फैब्स जापान और USA में ओपन करने का डिसाइड किया है। इन प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है और फ्यूचर में जर्मनी में भी एक फैब बनाने का प्लान है। लेकिन US में ज्यादा लेबर कॉस्ट, कम ट्रेनिंग और ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए उनका एरिजोना प्लांट थोड़ा डिले हो गया। देखते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कहां जाएगी फ्यूचर में, जहां टेक्नोलॉजी से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स रोल प्ले करते हैं। हमारे बनाए ट्रांजिट मैप्स चेक करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के टाइम में जैसे लिथियम को जो है ना व्हाइट गोल्ड जो है वो कहा जाता है पूरी दुनिया में जो है हर मुल्क के लिए, इसी तरह मेरा ख्याल है कि भाई सेमीकंडक्टर जो है ना बहुत लंबे अरसे से पूरी दुनिया के लिए, मैं कहूँगा जिन कंट्रीज़ के पास इसकी जो है टेक्नोलॉजी है उनके लिए एक डायमंड का रोल जो है वो प्ले कर रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बड़े लंबे अरसे से अब अगर तो इसकी जो वो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, लेकिन एक लंबे अरसे से आपको हर चीज़ में इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेंडेमिक के बाद बहुत सारी चीज़ें दुनिया को रियलाइज़ हुई हैं कि उनको किस किस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर 2020 की बात करें तो जैसे सेमीकंडक्टर काफ़ी एक आपको शॉर्टेज देखने को मिली, और फिर उसके बाद जो है आपको ये चीज़ नज़र आती है कि लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ये चीज़ जो है मतलब पूरा सेटअप जो है वो लगाने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि जिस तरीके से एक हमें पूरी दुनिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जो मतलब जो एक इस्तेमाल है चीज़ों का लोगों का वो ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर होता हुआ मतलब ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं अब लोग जो, और आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा नज़र आएगा। और अगर हम चिप्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, और वो हर चीज़ में इस्तेमाल होती है ऑलमोस्ट,
तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई में इसका जो एक बेनिफिट है कंट्री को वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे इंडिया की बीच में बात की गई कि इंडिया में भी जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे रोज़गार जो है वो लोगों के बीच में बढ़ेगा। और फिर जैसे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंपोर्ट है, मतलब जिस तरीके से वो बताया गया कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आपको इंक्रीज नज़र आया ओवर द ईयर्स, तो उसमें भी मे बी कहीं ना कहीं पर आपको फिर जो चीज़ है वो बैलेंस्ड वे में नजर आए। यार देखिए, टाइम के साथ साथ जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको चेंज होती हुई जो है वो दिखाई देती हैं। अभी जैसे कोरोना काल की बात की जाए तो उससे पहले आपको दुनिया में एक चीज़ जो है वो नज़र आती थी कि भाई हर कंट्री की जो है ना एक कोशिश होती थी कि वो भाई उसकी जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है उसमें वो है मोनोपोली क्रिएट जो है वो करके रखे। जैसे अगर देखा जाए चाइना जो है वो वर्ल्ड फैक्ट्री था कोरोना से पहले, तो उसका जो है एक था कि भाई वो पूरी दुनिया में जो है ना इस चीज़ की मोनोपोली जो है वो क्रिएट करके रखे कि भाई वो वर्ल्ड फैक्ट्री रहे। लेकिन कहते हैं अरूज है तो जवाल भी आप पे जो है वो आता है। तो चाइना की अगर बात की जाए तो भाई जैसे कोरोना काल आया उसके बाद जो है जैसे फैक्ट्री शिफ्ट होना शुरू हुई, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि गेम प्ले किया कि बहुत सारी फैक्ट्रीज अपने मुल्क से उठा के जो है ना दूसरे कंट्रीज में जो है ना उन्हें खुद भी शिफ्ट करना जो है वो शुरू कर दी, ताकि जो है एक उसका जो जीडीपी आप कह लें या उसकी इकॉनमी जो है वो उसी तरह जो है सर्वाइव करती रही जैसे पहले जो है वो सर्वाइव करती आ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ तक सेमीकंडक्टर्स की बात है तो नो डाउट भाई एक मल्टी बिलियंस आप कहेंगे डॉलर्स की जो है वो इंडस्ट्री है। बहुत सारे कंट्रीज जो है वो सेमीकंडक्टर जो है वो बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है इतनी ज़्यादा इसके लिए चाहिए कि भाई इन्वेस्टर जो है सीधी सी बात है वो डरता भी है कि भाई पता नहीं अगर वो इन्वेस्ट कर भी देगा तो वो फिर सर्वाइव कर भी पाएगी इंडस्ट्री के, नहीं कर पाएगी। अभी जैसे इंडिया की यहाँ पे बात करें तो भाई इंडिया में जो है जैसे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी है, लेकिन अभी भी जैसे बीच में बताया गया कि भाई अगर लगी भी है तो उसमें जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें आपको लेटेस्ट कंपोनेंट्स जो है वो उस तरह नहीं नजर आएंगे जिस तरह आपको दुनिया में एक टेक्नोलॉजी का जो है एवोल्यूशन होता हो जाए वो दिखाई दे रहा है। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, आप नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई कम से कम इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है। मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है गवर्नमेंट एटलीस्ट इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि फिर आप जंप करते हो विद टाइम चीज़ों में कि किस तरीके से आप, लेकिन अगर आपने सेटअप ही नहीं लगाया हुआ, बेस ही नहीं बनाई, तो फिर चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती। अभी जैसे अगर हम ताइवान की भी बात करें कि मतलब दुनिया का 60% ऑलमोस्ट आप देखें कि वो सेमीकंडक्टर में हाँ चिप्स बना रहा है और एक तरह से उसका एक होल्ड है। तो अभी समय रहते हुए मतलब वो अपनी जो कंपनी मतलब अपने सेटअप है वो शिफ्ट कर रहा है डिफरेंट कंपनी में, क्योंकि हम सबको पता है कि ताइवान और चाइना को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट है। सो मे बी इस चीज़ को लेकर वो इन चीज़ों को जो है वो पहले से ही आप कह लो कि एक मूव ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो लोग एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करके रखते हैं या फिर अपना एक होल्ड रखते हैं, उनको समय रहते हुए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यार उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भाई मैं कहूँगा कि दुनिया में वो फिर कहते हैं ना अपनी एक जारादारी को क्या कहते हैं यार, मोनोपोली बिल्कुल जो है वो क्रिएट करने के लिए कंट्रीज बहुत कुछ करते हैं। अभी जैसे ताइवान है, ताइवान जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो अपने सेटअप जो है वो बना रहा है, लेकिन जो है वो अपनी ही कंपनीज जो है वहां पर खो रहा है, वहां की लोकल कंपनी के साथ आपको जो है वो लेकिन उसको वेस्ट का एक सपोर्ट भी है ना, ये भी देखो ना, ये चीज भी बहुत मैटर करती है। उसके बाद अगर आप बड़ी बड़ी आईटी कंपनी जो है जो दुनिया में आप देखते हैं कि भाई जिनका अच्छा खासा होल्ड है, उनमें आपको जो है ना अमेरिकन कंपनीज जो है वो ज्यादा नजर आती हैं, जैसे इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो भाई बहुत सारे गेमर्स, इवन यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो जो मॉडल जो है पुराने हो चुके हैं पाकिस्तान में, अभी भी वो 2-2 लाख रुपए के आपको जो है वो मिल रहे हैं। पाकिस्तान में तो मतलब हर चीज पुरानी मिलती, चाहे गाड़ियां चाहे पुराने मतलब कि 1 साल पुराने, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल जो है वो पाकिस्तान में क्योंकि इम्पोर्ट बैन था तो इस वजह से नहीं थे आ रहे, तो लेकिन जो है अच्छे खासे महंगे जो है वो आपको ग्राफिक कार्ड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मैं लिटरली हैरान होता हूँ, लोग गेमिंग पर्पज के लिए जो है वो खरीदते भी हैं। अच्छा वो होता है ना कि स्ट्रीमर्स हों तो वो चलो उनकी गेमिंग पर्पस के लिए जो है वो नजर आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना यानी कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आए वैसे घर में बैठकर खेल रहे थे और साथ उन्होंने जो है 4K LCDs रखी होती हैं कि भाई उसके कलर्स जो है ना फिर उसके बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं लिटरली लोगों के जो है ना वो शौक देख देख कर जो है वो हैरान होता हूँ। बाकी भाई वाकई में सेमीकंडक्टर्स की जो एक फील्ड है ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें अगर देखा जाए तो भाई आपकी
छोटी से छोटी डिवाइस लेकर बड़ी से बड़ी डिवाइस तक जो है ना वो सेमीकंडक्टर आज के टाइम में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बात सोच रही थी कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये काम है, बिल्कुल मतलब है। छोटी छोटी चिप्स पर इतना ज़्यादा एक तरह से जो भी वो डिज़ाइन बनते हैं जिस तरीके से भी, मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब फिर उनका टेस्ट होना, डिफरेंट प्रोसेस में से गुजरना। बट एक चीज़ मैं ये बात देखती हूँ कि लाइक वाकई में जो हमारे जैसे देश हैं वहाँ पर कंपनीज आती हैं तो लोग इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, रोज़गार मिलेगा, लेकिन जो उसके ड्रॉबैक्स हैं वो किसी को ना बताए जाते और ना पता होते हैं। यार बेसिकली हमारे यहाँ पर लोगों में ये चीज़ है ना कि भाई हम अपने खर्चे, अपने अखराजात जो एक्सपेंसिव हैं वो जो है हम पूरे करें, हमें रोज़गार मिले, बाकी लेकिन जो हेल्थ को लेकर मैं ये बात कर रही हूँ हेल्थ को लेकर वही मैं बात करूँ। हेल्थ पे जहाँ तक बात आती है तो हमारे यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं ज़िंदगी का हिस्सा है बीमारी, तो चलो कमाएं तो सही ना। मैं ये बात कहती हूँ कि जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने लोगों की हेल्थ को ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से वो आउटसोर्स कर देते हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि हिस्ट्री से लेकर आज तक सारी जो जरूरतें किस तरीके से इन्वेंट हुई वो सब इस वीडियो में डिटेल से बताया गया। वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर के बारे में ना मैंने 8 की 9 क्लास में पढ़ा था। गुड, मौसम को याद है भाई, मुझे तो कुछ नहीं याद। मुझे भी याद है क्योंकि मैंने कंप्यूटर रखा था 9-10 में। ओके सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।